पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, सुनाते हैं आपको। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। साथियों, बस से कहीं आना जाना कितनी सामान्य बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची
तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहां के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं लायंस, शेरों से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूं। पिछले केवल 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 674 से 891। लायन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहित करने वाली है। साथियों, आप में से बहुत से लोग यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये एनिमल सेंसस होती कैसे है। ये एक्सरसाइज बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लायन सेंसस 11 जिलों में 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में की गई थी। सेंसस के लिए टीमों ने राउंड द क्लॉक यानी 2400 घंटे इन क्षेत्रों की निगरानी की। इस पूरे अभियान में वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों किए गए। इससे पूरी बारीकी से शेरों की गिनती का काम पूरा हो सका। साथियों, एशियाटिक लायन की आबादी में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि जब समाज में ओनरशिप का भाव मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दशक पहले गीर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 2-3 दिन पहले ही मैं पहली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में गया था। उससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के सामर्थ्य को समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भी मनाया था। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहां का सामर्थ्य,
वहां का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पेशे से वो वेटरनरी डॉक्टर है और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने सोचा क्यों न बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर का। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ा और इसे बनाया एक सोशल एंटरप्राइज। अब उनके यहाँ केवल कपड़े नहीं बनते, उनके यहाँ जिंदगियां बुनी जाती है। वे लोकल लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। डॉक्टर भूटिया ने सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। डॉक्टर भूटिया का काम हमें सिखाता है कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाए तो वो दुनिया को कितना लुभा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है जीवन जोशी, उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है।